हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये एक डिवाइस है जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है और जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है और इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो समझते हैं कुछ साइक्लोट्रॉन के बारे में कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ये साइक्लोट्रॉन, वो किस लॉजिक पे काम करता है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। साथ में हम जानेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। तो ये आज का हमारा एजेंडा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ए साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पे डेफिनेशन वैसे लिखा हुआ है तो उसको हम लोग एक बार रीड डाउन करते हैं कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स टू वेरी हाई एनर्जी। मतलब एक लाइन में ये समझा जाए कि ये इस टाइप के पार्टिकल्स को जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल को हाई एनर्जी से हाई वेलोसिटी देने के लिए, हाई काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया कि इसका काम क्या है, एकदम हाई वेलोसिटी देना। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जरूरतें होती हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि इन पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराना है या कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो वहां पे ये वेलोसिटी हमको कैसे मिलेगी, इस डिवाइस के थ्रू जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्लियर है। इसको एक्चुअल में डिस्कवर किसने किया था, इसको दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इन्वेंट किया था, जिसका नाम था ईओ लॉरेंस। एक साइंटिस्ट थे ईओ लॉरेंस और दूसरा था एमएस लेविंगटन। और ये ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको डिस्कवर हुए। देखिए 1934 में ही ये पर्टिकुलर चीज की डिस्कवरी हुई थी। और कहां पे हुई थी, ये बेर्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस चीज की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसका लॉजिक जो हमको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लॉजिक के बारे में कि हाउ इट वर्क्स, या इसका जरूरत कैसे पड़ा, इसका लॉजिक क्या है। तो पहले ये समझिए, इसका एम तो मुझे समझ आ गया कि इसका मेन एम क्या है कि किस तरीके से मैं हायर वेलोसिटी या हायर काइनेटिक एनर्जी अटेन करूं। तो खुद बताइए, मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल दिस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ ए टू टर्मिनल्स किसी भी जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। मैं मान लेता हूं दिस आर द टू टर्मिनल्स। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां से तुम्हारा चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में मान लेता हूं से द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इज L1 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड विल बी नथिंग बट E इज इक्वल टू V अपॉन L1। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट dV अपॉन dr यानी कि V अपॉन L1। यहां से तुम्हारा चार्ज जो है स्टार्टिंग में फ्लो करना स्टार्ट कर रहा था किस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है। तो यहां से आपका चार्ज मूव करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये मान लो डिस्टेंस तुम्हारा L1 था। खुद बताइए, अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा स्पीड गेन कर सकूं तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये डिस्टेंस L1 है, ये दो प्लेट का सेपरेशन है, अगर थोड़ा और बढ़ जाए तो मान लीजिए यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन किया था, उसको अगर डिस्टेंस ज्यादा मिल जाए, मतलब ये L1 ना कवर करके L2 कवर करेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिलेगा वो उतना ज्यादा स्पीड ज्यादा गेन करने की इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। मान लो मैं यहां से यहां तक दौड़ूंगा तो खाली इतने में ही आके रुक जाऊंगा, लेकिन मेरे को कोई बोले दूर से आओ और दौड़ते हुए और ज्यादा दूर कवर करो तो मैं अपनी स्पीड ज्यादा गेन कर सकता हूं। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। मोर द डिस्टेंस टू ट्रैवल आई कैन गेट द मोर स्पेस टू ट्रैवल एंड मोर स्पेस टू एक्सेलरेट। कम जगह मिलेगा तो थोड़ा सा एक्सेलरेट होकर रुक जाऊंगा, बट ज्यादा जगह मिलेगा तो ज्यादा दौड़ पाऊंगा ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे है कि जितना ज्यादा तुम्हारा सेपरेशन होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा एक्सेलरेशन गेन करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। बट एक दिक्कत है, यहां पे मैं लिख देता हूं अभी जो तुमको बताया, मोर दी सेपरेशन मोर दी पॉसिबिलिटी टू एक्सेलरेट। एकदम सिंपल भैया। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है वो समझना। दिक्कत ये आ रही है, ये समझो कि तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास, यानी कि F इज इक्वल टू ma से वहां से आया एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है, चार्ज Q चार्ज एक्सपीरियंस करता है, फोर्स इज नथिंग बट QE अपॉन m। मैं साथ में मान लेता हूं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, देन U का U रहेगा A की जगह में डाल देता हूं QE अपॉन m इंटू T। ये इक्वेशन पर ध्यान दो कि V इज इक्वल टू नथिंग बट U प्लस QE अपॉन m इंटू T। मतलब यहां से एक चीज मुझे क्लियर है कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। यहां पे क्लियरली समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मोर, वेलोसिटी मोर। लेकिन मेरे को एक और चीज पता था कि मोर दी सेपरेशन मोर दी पॉसिबिलिटी टू एक्सेलरेट,
बट ये दोनों चीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बोलो कैसे? अरे ऐसे कि यहां पे देखिए कि अगर तुम्हारा देखिए E इज नथिंग बट वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, क्लियर है? अगर L1 ज्यादा होगा, लेंथ को तुम बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहां पे मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूं, बट कि व्हेन सेपरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। किससे? कौन से फॉर्मूले से? E इज इक्वल टू V अपॉन L से। क्यों? क्योंकि ये E इज इक्वल टू V अपॉन L, मान लेता हूं तुम्हारा E1 इज इक्वल टू V अपॉन L1, E2 इज इक्वल टू V अपॉन L2। क्लियरली यहां पे देखिए क्लियरली L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर L2 ग्रेटर है L1 से, इसका मतलब क्या है तुम्हारा E2 इज लेस देन E1। देखिए अगर ये तुम्हारा बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि E2 इज लेस देन E1। बट यही दिक्कत हो रही है कि मेरे को सेपरेशन ज्यादा चाहिए कि ज्यादा दौड़ सकूं। बट अगर मैं ज्यादा सेपरेशन कर दूंगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो तुम्हारा वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। आई रिपीट इट, ध्यान से समझो कि मैं अगर सेपरेशन बढ़ाना कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा तेज दौड़ूंगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा तो ज्यादा तेज दौड़ पाऊंगा, ज्यादा एक्सीलरेट कर पाऊंगा, बट इस लालच में अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हो जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रही है तो एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं करूं क्या? तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे एक्सेलरेट करने के लिए वापस कुछ मौका मिले। कम, भले ही सेपरेशन कम रहे लेकिन मैं एक्सेलरेट कर पाऊं। आई रिपीट इट, भले ही सेपरेशन कम रहे, सेपरेशन ऐसा रखूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इनफ मिले और उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं वेलोसिटी गेन कर सकूं। कैसे? उसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं ऐसा कुछ अटेन कर पाऊं कि यहां से फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट किया था 0 वेलोसिटी से, यहां पे पहुंचा तो V वेलोसिटी गेन कर लिया। कुछ ऐसा मुझे बताइए कि इसको मैं रिवर्स करके यहां वापस लाऊं और यहां से मैं जब स्टार्ट करूं तो V वेलोसिटी से स्टार्ट करूं और 2V वेलोसिटी पे आऊं। फिर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं यहां वापस आऊं और 2V वेलोसिटी से स्टार्ट करूं, 3V वेलोसिटी गेन करूं। फिर कुछ ऐसा करो कि मैं यहां वापस आऊं। ऐसा करते 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 मैं 1000 टाइम्स वेलोसिटी, 10,000 टाइम्स वेलोसिटी, 1 लाख टाइम वेलोसिटी में स्पीड गेन कर सकूं। मतलब करना क्या था कि सेपरेशन आपका फिक्स था, सेपरेशन आप चेंज नहीं किए, बस बार बार क्या कर रहे हैं, एक बार वेलोसिटी बढ़ाए फिर वापस लाए, फिर वेलोसिटी बढ़ाए फिर वापस लाए, फिर वेलोसिटी बढ़ाए फिर वापस लाए। मतलब उसको बार बार आप टर्न कर रहे हैं। मतलब ये कैसे अचीव किया जा सकता है कि by turning the particle or by re-entering the particle in the electric field again and again। यहां लिख देता हूं, this can only be achieved when by entering the particle in electric field अगेन एंड अगेन। मतलब मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करूं, तुम्हारे उस पार्टिकल को डालूंगा या चार्ज को डालूंगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। मतलब मैं यहां से यहां लाया फिर उसको वापस लाया फिर यहां से, मतलब मेरे को बार बार घुमा के क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार उस पार्टिकल को डालना पड़ेगा। बट मुझे ये तो समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या कर रहा है, तुमको जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस वाले फॉर्मूले से, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, यहां पे तुम्हारा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। बट मुझे टर्न करके वापस से क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। वो टर्निंग कौन दे रहा है, यहां पे वो टर्निंग दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसमें मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स लगाता है। और मैग्नेटिक, क्योंकि हमको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के कारण आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू पता कर सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो अपने डायरेक्शन से डेविएट हो जाता है, क्योंकि उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा फोर्स होता है, वो होता है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। तो यहां पे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स ही होगा या मैग्नेटिक फोर्स ही होगा जो क्या करेगा, बार बार इसको टर्न करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएगा। तो मैं यहां पे इस चीज को लिखने वाला हूं, मैग्नेटिक फील्ड helps the charge
या हेल्प्स टू ब्रिंग ए चार्ज बैक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट। मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या कर रहा है, वापस से तुम्हारा चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा है ताकि एक्सेलरेट कर सके। तो यही लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या समझ आया तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी या चार्ज को एक्सेलरेट करने में हेल्प कर रहा है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर चार्ज को टर्न करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा है ताकि वो फिर से एक्सेलरेट हो सके। तो यही प्रिंसिपल बनता है किसका, तुम्हारा साइक्लोट्रॉन का। तो आई एम राइटिंग डाउन द टू प्रिंसिपल्स ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इन दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है जो कि यहां पे मैं लिखने वाला हूं। अभी तक जो मैं लॉजिक बताया वो तुमको क्या करना है, एग्जाम में अगर ये आता है तो लॉजिक को नहीं लिखना है, सिर्फ इस दो प्रिंसिपल को लिखना है। ये लॉजिक वाला पार्ट को छोड़ देना, केवल मैं जो आपको डिवाइस के बारे में बताया था, साथ में किसने डिस्कवर किया था, उतना लिखना। और अब जो मैं तुमको प्रिंसिपल्स बता रहा हूं उस प्रिंसिपल्स को लिखना। लॉजिक सिर्फ आपके समझने के लिए था, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं था। तो लिखना क्या है आपको, प्रिंसिपल्स। तो इट इज बेस्ड ऑन ये साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। वो दो प्रिंसिपल्स कौन से, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प्स टू एक्सेलरेट the charged particles to a very high velocity। इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प्स टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई वेलोसिटी, ये मुझे समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड्स हेल्प्स टू टर्न द चार्ज, magnetic field helps to turn the charge back to the electric field to gain the acceleration। मतलब ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिस पे तुम्हारा साइक्लोट्रॉन काम करता है। ओवरऑल कंक्लूड करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए मदद कर रहा है, और तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर चार्ज को टर्न करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की मदद कर रहा है। सो दिस इज प्रिंसिपल बिहाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। साइक्लोट्रॉन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि दो डायग्राम बनाया है। ये देखिए कि यहाँ पे आप लोग क्लियरली देखेंगे इस डायग्राम को, दिस इज दी 3D डायग्राम। मतलब जहाँ पे आपका डी बीच में है और ऊपर में नॉर्थ साउथ पोल है, और ये हमारा क्या है, दिस इज द टॉप व्यू कि कैसे हम अगर टॉप से देखेंगे किसको, इस पर्टिकुलर सेटअप को, तो वो दिखेगा। तो ये दोनों डायग्राम से क्या होगा कि हमारा ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है साइक्लोट्रॉन का वो क्लियर हो जाएगा। साथ में हम क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको यहाँ पे देखते हुए तुमको क्या करूंगा, पहले पूरे साइक्लोट्रॉन के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी वर्किंग के बारे में बात करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल हॉलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर्स कॉल्ड डीज। डीज क्या है, यहाँ पे किसके बारे में बात किया समझना। देखिए ये आप लोग को पहले तो एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल नहीं है, यहाँ पे पहले एक डी बना हुआ है, हाफ डी, और एक डी बना हुआ है। तो ये जो डी बना हुआ है ना, ये हाफ डीज है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट द हॉलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर। सिलेंडर को 20 से काटेंगे तो दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, 2 डी बन जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया है डीज। क्यों, क्योंकि इसका शेप क्या है, डी की तरह है। ठीक है, दे आर माउंटेड इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पे तो वैक्यूम चैम्बर दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या है, टॉप डायग्राम को देखिए, जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, दिस इज द वैक्यूम चैम्बर, क्लियरली देखिए। तो इसलिए ऐसा किया गया वैक्यूम चैम्बर में ताकि कोई लॉसेस ना हो और वो प्रोटॉन इजीली बिना किसी रेजिस्टेंस के क्या कर सके, उस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर मूव कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा था, डीज आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज, ठीक है, ऑफ फ्यू 100 किलोवोल्ट। तो यहाँ पे क्लियरली देखिए ये दोनों डी को हम लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया है। इसका काम क्या होता है, पोलैरिटी को चेंज करना, वो मैं आपको बताऊंगा जब वर्किंग में आऊंगा। इसके बाद क्या लिखा था, बीम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इंजेक्टेड इनटू द डीज नियर देयर सेंटर। कहां पे, नियर देयर सेंटर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या बोला है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसको इंजेक्ट करना है वो कहां पे रखता है, हम लोग का सेंटर में।
क्लियर है? साथ में लिखा है द चार्ज पार्टिकल आर पुल्ड आउट ऑफ द डीज बाय ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट थ्रू ए विंडो। यहां पे एक विंडो लगा के रखा है ताकि चार्ज पार्टिकल्स जो है इस विंडो से बाहर आ सके और टारगेट को हिट करे। ये जो दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यही तुम्हारे क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डीज के ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ऑब्वियस ये बात है कि नॉर्थ से साउथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है। और इस पर्टिकुलर टॉप व्यू में क्या है, क्रॉस के थ्रू ये बता रहा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्रॉस क्या बता रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या क्या था कि दो डीज हैं, डीज के बीच में प्रोटॉन चार्ज रखा हुआ है, ये दोनों डी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। साथ में ये डी तुम्हारा दो मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखे हुए हैं। इस पर्टिकुलर डी के आउट में यहाँ पे विंडो लगा हुआ है ताकि पार्टिकल एक्सेलरेट होने के बाद यहाँ से टारगेट को हिट कर दे। और साथ में पूरा सेटअप वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ है ताकि कोई लॉसेस ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। आई विल नॉट राइट डाउन द वर्किंग हियर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वर्किंग किस तरीके से होती है। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, क्या पता कुछ मुझे लिखना पड़ सकता है। तो वर्किंग इसकी कैसे है उसको थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, क्योंकि मेन तो हमारे लिए वर्किंग ही है, किस तरीके से साइक्लोट्रॉन काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग पार्ट। वर्किंग किस तरीके से होता है ये देखना कि व्हेन ए प्रोटॉन, ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन इज केप्ट इन बिटवीन द टू डीज। जब भी हम लोग क्या करेंगे कि ए सोर्स प्रोटॉन इज केप्ट इन बिटवीन द टू डीज। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ प्रोटॉन को डीज के बीच में लाके रख दिया है। ये दिख रहा है आपको, प्रोटॉन सोर्स यहां पे रखा है। अब हुआ क्या कि व्हेन द D1 इज पॉजिटिव, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या किया, अभी D1 D को पॉजिटिव कर दिया और D2 को क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। तब तुम्हारा क्या होगा, अगर ये प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो किस तरफ जाएगा, D1 की तरफ जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं कि व्हेन D1 is positive and D2 is negative, the proton will move towards D1। मतलब होगा क्या कि ये तुम्हारा प्रोटॉन पहले D1 की तरफ आने जाएगा। यहां पे जब पहुंचेगा ना D1 में, तो याद रखना कि when प्रोटॉन रीचेस D1, जब वो D1 यानी कि D1 D के अंदर में पहुंच जाएगा प्रोटॉन, कब, तब इट विल एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आप लोग को एक चीज याद होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर की इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। दिस इज कॉल्ड द शिल्डिंग प्रॉपर्टी। याद रखना कि व्हेन प्रोटॉन रीचेस D1 इट विल एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर, शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे हुआ क्या कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे था तुम्हारा, डीज के बीच में, जब वो डी के अंदर में पहुंचा इस तरीके में, जब D1 पॉजिटिव हुई तो डी के यहां पे पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। लेकिन ये जो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट है यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे और इस पर्टिकुलर जो प्रोटॉन को यहां पे टर्न कर देंगे। ये आगे पाथ ना फॉलो करके यहां से टर्न कर देंगे, ये वापस से डी के बीच में चले जाएगा। तो व्हेन प्रोटॉन रीचेस D1 इट विल एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर एंड इट विल be turned back by magnetic field back in between two D's। now अब क्या होगा तुम्हारा कि ये पहले तुम लोग को समझ आया ना कि यहां से ये पोलैरिटी चेंज हुई तो यहां पे आया और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इसको टर्न कर दिया और वापस से डी के बीच में ले आया। अब ये क्या होगा, डी का पोलैरिटी चेंज होगा, ये D1 में निगेटिव हो जाएगा, D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ D1 इज निगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन विल मूव टुवर्ड्स D2 with larger radius and more velocity।
क्लियरली देखिए, जब यहां पे आएगा ना, जब यहां पे फिर से पोलैरिटी चेंज हुई, तो यहां पे जब तू आगे D2 में गया ना, तो D2 में थोड़ा रेडियस ज्यादा बढ़ा दिया और इसकी पोलैरिटी चेंज होने के कारण यहां पे आया। अगेन क्या हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 0 हुआ, तो तुम्हारा वापस से D के बीच में आया, फिर D के बीच में आया, तो फिर पोलैरिटी चेंज हुई, फिर तुम्हारा क्या होगा, इधर घूमेगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। ये रिवर्स क्यों हो रही है, यहां पे एक पॉइंट याद रखना आप लोग को कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, मैं यहां पे लिख रहा हूं इस चीज को, इसके आगे का जो वर्किंग वाला पार्ट है उसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कि काम आएगा आप लोग को समझने में, तो वो पॉइंट को समझना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर is synchronized or matched with the frequency of revolution of proton। मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि वो सेम रहे जो जिस तरीके से वो रिवॉल्व हो रहा है ना उसके फ्रीक्वेंसी के, सच दैट when polarity, क्यों, क्योंकि जब भी पोलैरिटी रिवर्स होगा, when the polarity reverses, the proton comes back to the space, kept back in between 2Ds। मतलब इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है कि जिस तरीके से तुम्हारा प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे। क्यों, इसलिए क्योंकि जब भी ऐसा होगा ना कि फ्रीक्वेंसी एक राउंड घूम के वापस से स्पेस में बीच में आएगा, तो अगेन क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी, मेरी बात को समझना, एक राउंड लेके जब वो वापस से डी के बीच में आएगा, जब डी के बीच में आएगा तो सट करके क्या करेगा, तुम्हारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटी चेंज कर देगा। पोलैरिटी चेंज कर देगा तो उधर ना मूव करके अब उधर मूव करने लग जाएगा, तो D2 में गया, अगेन वापस से इसके बीच में आएगा तो फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, फिर से वो दूसरे डी में जाएगा, फिर दूसरे डी में जाएगा, ऐसे करते 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 एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते जाएगा और हर बार उसका रेडियस बढ़ते जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस बढ़ते जाएगा और एकदम हाई वेलोसिटी क्या, सॉरी मैं उल्टा घुमा रहा था, एकदम हाई वेलोसिटी गेन करके क्या करेगा, ये विंडो के थ्रू यहां पे डिफ्लेक्शन प्लेट को हिट करते हुए टारगेट को जाके हिट करेगा। तो इतना ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लिया होगा कि सीधा जाके टारगेट को हिट करेगा, जितनी हमको चाहिए उतना ज्यादा वो वेलोसिटी दे देगा। सो दिस इज द वर्किंग। तो मैं स्टार्टिंग से ही बताया तुम लोगों को कि सिंपल सी बात थी, जब D1 पॉजिटिव था तो तुम्हारा यहां पे आया इस स्पेस में, पोलैरिटी यहां पे निगेटिव होने के कारण ताकि अट्रैक्ट हो जाए, फिर क्या हुआ यहां पे तुम्हारा यहां पे पार्टिकल पहुंचेगा, तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको टर्न कर देगा, अगेन इसके बीच में आएगा, अगेन पोलैरिटी चेंज होगी, अगेन उधर जाएगा तो गोल 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 घूमते घूमते जाके टारगेट को हिट कर देगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, लॉजिक, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। लेकिन एक चीज हमको और करना है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो तुम्हारा इस पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी करके आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा लेक्चर आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले यहां से अगर हम चाहें, यहां से हम चाहें तो इजीली इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं कि कैसे ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। उसके लिए एक चीज याद समझना कि अगर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल में कौन सा फोर्स लगेगा, एज इट इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ दैट इज इट एक्सपीरियंसेस। जब भी कोई चीज या कोई पार्टिकल से सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो कौन सा फोर्स लगता है उसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स which is balanced by magnetic force। तो मैं क्या बताऊंगा तुम लोग को कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा तुम्हारा, mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, qvb। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के, इसलिए sin 90। ठीक है, यहां से तुम्हारा रेडियस क्या निकल जाएगा, इट विल बी नथिंग बट v से v कैंसल, mv/qb। ये हमारा रेडियस निकला। और यहां से एक चीज तुम लोग को और पता चलेगा, पूछो कैसे,
कि हमको पता है कि तुम्हारा वेलोसिटी हर बार बढ़ रहा है। वेलोसिटी अगर हमारी बढ़ रही है, जैसे जैसे पार्टिकल एक्सीलरेट करके वेलोसिटी बढ़ रही है, तो रेडियस भी बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि हर बार ये जब दूसरी बार डी में घुसता है ना, तो उसका रेडियस बढ़ते जाता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई रहती है। वेलोसिटी बढ़ गई रहती है तो रेडियस भी बढ़ेगा। इसलिए क्या करेगा वो, हर बार हायर रेडियस फॉलो करते हुए, स्पाइरल करते हुए तुम्हारा टारगेट को हिट करेगा। तो ये लॉजिक था कि रेडियस क्यों बढ़ रहा है। रेडियस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां से हमारा रेडियस निकल गया। साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम निकालते हैं टाइम पीरियड। तुम्हारा टाइम पीरियड क्या होगा? तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड इज नथिंग बट, एक रिवॉल्यूशन घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कमफेरेंस। एक रिवॉल्यूशन मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी विल बी योर v। 2 पाई आर की जगह में डाल दो mv अपॉन qb अपॉन v। v से v कैंसल, तो तुम्हारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 पाई m अपॉन QB। दिस विल बी योर टाइम पीरियड। लेकिन हमको निकालना क्या है? साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमारी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? इट विल बी नथिंग बट FC एंड इट इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड इट इज नथिंग बट QB अपॉन 2 पाई m। दिस FC इज कॉल्ड दी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जिससे ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बाद में फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना पड़ेगा कि दिस इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में क्या क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन क्या डिवाइस है जो कि एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल को। और लॉजिक क्या था इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रिंसिपल क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सेलरेशन देता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको टर्न करता है। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा और इसके बारे में पूरा जाना कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है। उसके बाद वर्किंग के बारे में देखा। वर्किंग के बाद हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला, किसके लिए? साइक्लोट्रॉन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो गुरु दक्षिणा तो बनती है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि जिन लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उन लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे इस लेक्चर को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें। होपफुली ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।